सोचो, एक ऐसी पार्टी है, दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव क्लब। सिर्फ 7 देश, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, हर साल एक जगह बैठे हैं, दुनिया के सबसे बिग डिसीजंस ले रहे हैं। इकोनॉमी, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, जियोपॉलिटिक्स, सब कुछ। अब सोचो, एक ऐसा देश है जो इस पार्टी का मेंबर नहीं है, ना उसका परमानेंट इनवाइट है, ना कोई ट्रीटी साइन की है, ना उसने किसी वेस्टर्न अलायंस को फॉर्मली ज्वाइन किया है, फिर भी हर साल उससे बुलाया जाता है। हर साल उसका पीएम वहां जाता है, हर साल उसकी बात सुनाई देती है। ये देश है इंडिया। तो सवाल ये है, आखिर क्यों इंडिया मेंबर क्यों नहीं बना, और फिर भी G7 उससे बार बार क्यों इनवाइट करता है? आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे, तो बैठे रहो क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले बेसिक्स। G7 क्या है? 1973 का टाइम था। पूरी दुनिया एक ऑयल क्राइसिस में थी। अरब कंट्रीज ने ऑयल सप्लाई रोक दी थी। वेस्टर्न इकोनॉमीज हिलने लगी थी। तब कुछ देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने सोचा, भाई मिलके बात करते हैं। बस यही से शुरू हुआ G7। 1975 में पहला प्रॉपर समिट हुआ, फ्रांस के रैम्बुलेट में। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, ये 7 देश एक टेबल पे बैठे। अब इस ग्रुप का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं, कोई बाइंडिंग रूल नहीं। फिर भी दुनिया में इसका एक सीरियस वेट है, क्योंकि ये देश मिलके दुनिया के जीडीपी का काफी बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। 1975 में इन 7 देशों का जीडीपी दुनिया के 70% के आसपास था। आज ये फिगर गिर के 43% के करंट डॉलर टर्म्स में आ गई है, और परचेसिंग पावर पैरिटी में तो सिर्फ 28% रह गई है। मतलब दुनिया बदल गई है, नई ताकतें उभार आई है। चाइना, इंडिया, ब्राजील, ये देश अब इग्नोर नहीं किए जा सकते। और इसी बदलाव को समझने के लिए G7 ने एक काम किया, वो नॉन मेंबर देशों को गेस्ट के तौर पे इनवाइट करना शुरू किया। और इस गेस्ट लिस्ट में एक नाम बार बार आता है, इंडिया। 2003 में पहली बार इंडिया को G8 समिट में इनवाइट किया गया था, एवियन, फ्रांस में। और तब से लेकर आज 2026 तक इंडिया लगातार G7 समिट्स में प्रेजेंट रहा है। ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। अब आते हैं असली सवाल पे, इंडिया को क्यों इनवाइट किया जाता है? इसका जवाब 3 बेड पिलर्स में है। इंडिया आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है करंट डॉलर टर्म्स में। यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा इनके जीडीपी से या तो बराबर है या आगे निकल रहा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने खुद ओपनली कहा, जब उनपे प्रेशर आया कि इंडिया को 2025 समिट में क्यों इनवाइट किया, तो उन्होंने कहा, इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इफेक्टिवली सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, सप्लाई चेन्स के सेंटर में है, तो ये सेंस बनता है। और ये सप्लाई चेन वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है। चाइना +1 स्ट्रैटेजी, ये टर्म आजकल बहुत पॉपुलर है। दुनिया की बड़ी कंपनीज चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। अल्टरनेटिव कहाँ है? इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, आईटी, क्रिटिकल मिनरल्स, हर जगह इंडिया एक सीरियस अल्टरनेटिव बन रहा है। इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहा, इंडिया ने खुद को ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव बना लिया है। ग्लोबल साउथ मतलब वो डेवलपिंग नेशंस जो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में हैं। ये देश क्लाइमेट फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी, डेट रीस्ट्रक्चरिंग जैसे मर्डन पे छोटे पैड जाते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में। इंडिया ने G7 के अंदर इन मर्डन को उठाया। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, G7 चाहता था कि पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाए, लेकिन बहुत सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज ने मना कर दिया। इंडिया ने भी सैंक्शंस नहीं लगाए। तब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक फेमस लाइन कही, यूरोप को ये सोच से बाहर निकलना चाहिए कि यूरोप का प्रॉब्लम वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, लेकिन वर्ल्ड का प्रॉब्लम यूरोप का प्रॉब्लम नहीं। ये एक बोल्ड स्टेटमेंट था, लेकिन G7 को रियलाइज हुआ, अगर हम ग्लोबल साउथ को अपने साथ नहीं लेंगे तो हम सिर्फ एक वेस्टर्न एको चेम्बर बन के रह जाएंगे।
इंडिया हाई वो ब्रिज है जो इस गैप को फिल कर सकता है। तीसरा और शायद सबसे स्ट्रैटेजिक रीजन इंडिया का जियोपॉलिटिकल पोजीशन। इंडिया G20 का मेंबर है, ब्रिक्स में है, क्वाड में है, जो बेसिकली यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का एंटी चाइना अलायंस जैसा है। SCO में भी है, जिसमें रशिया और चाइना है। कॉमनवेल्थ में भी एक हाई देश इतने कंपीटिंग अलायंसेस में साइमल्टेनियसली एक्टिव, ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रेयर है। चाइना तो कब का G7 के गेस्ट लिस्ट से हटा दिया गया है। रशिया 1997 से 2014 तक G8 मेंबर था, क्राइमिया क्राइसिस के बाद निकला गया। तो G7 के पास एक ऐसा देश चाहिए जो एक तो डेमोक्रेसी हो, एक तो इकोनॉमिकली पावरफुल हो और एक तो चाइना के खिलाफ कुछ तो बैलेंस करे। इंडिया ये तीनों बॉक्सेस टिक करता है। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर इंडिया इतना इम्पोर्टेंट है तो अभी तक मेंबर क्यों नहीं बना? और जवाब ये है कि इंडिया ने खुद मेंबर बनने से केयरफुल डिस्टेंस रखा है। क्योंकि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी एक स्पेसिफिक फिलॉसफी पे चलता है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी। मतलब किसी भी एक ब्लॉक के साथ परमानेंटली कमिटेड मैट हो जाओ। यूएस का परमानेंट एलाय नहीं, रशिया से रिश्ता काटो नहीं, चाइना के साथ टेंशन है लेकिन ट्रेड भी है। अगर इंडिया फॉर्मली G7 ज्वाइन कर ले तो उससे एक वेस्टर्न कैंप का हिस्सा माना जाएगा और फिर रशिया, चाइना, ब्रिक्स पार्टनर्स, इन सबके साथ रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है जहां वो सब ग्रुप्स में बात कर सकता है। ये लेवरेज बहुत वैल्यूएबल है और फॉर्मल G7 मेंबरशिप ये लेवरेज छीन सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को डर है कि अगर वो G7 ज्वाइन करता है तो चाइना और ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है इंडिया के खिलाफ, बॉर्डर पे, सी लेन्स में, इकोनॉमिक प्रेशर में। चाइना पहले से ही इंडिया को एंटी चाइना मूव्स पे ब्लेम करता है, क्वाड मेंबरशिप पे, यूएस के साथ डिफेंस डील्स पे। फॉर्मल G7 मेंबरशिप तो चाइना के लिए एक और रीजन बन जाएगी इंडिया को टारगेट करने का। G7 में फॉर्मल एंट्री का एक डाउनसाइड भी है। कमिटमेंट्स, G7 मेंबर्स पे सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती है, स्पेशली इकोनॉमिक पॉलिसीज, सैंक्शंस और वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट पे। इंडिया ने रशिया पे सैंक्शंस नहीं लगाए यूक्रेन वॉर के बाद। अगर इंडिया G7 मेंबर होता तो ये पॉलिटिकली बहुत मुश्किल होता। एज अ गेस्ट इंडिया ये फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकता है। अब देखो 2026 का सिनारियो। फ्रांस G7 2026 होस्ट कर रहा है एवियन-लेस-बेंस में, वही जगह जहां 2003 में इंडिया को पहली बार इनवाइट किया गया था। एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। गेस्ट लिस्ट में इंडिया के साथ है ब्राजील, साउथ कोरिया, केन्या। ये लाइनअप खुद एक स्टोरी बोलता है। G7 की आउटरीच ग्लोबल साउथ तक एक्सटेंड हो रही है। क्या इंडिया कभी फॉर्मल मेंबर बनेगा? शॉर्ट टर्म में अनलाइकली। इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी ये अलाउ नहीं करती। लॉन्ग टर्म में ये एक ओपन क्वेश्चन है। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करते करते G7 मेंबर्स से बड़ी हो जाएगी, प्रेशर बढ़ सकता है। G7 का रेलेवेंस भी टैब क्वेश्चनेबल हो जाएगा अगर दुनिया की थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी उसका मेंबर नहीं है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है, G7 का फॉर्मेट हाई बादल जाए। कुछ प्रपोजल्स आए हैं G9 बनाने की, इंडिया और साउथ कोरिया या ऑस्ट्रेलिया को ऐड करके। ये एक मिडल ग्राउंड हो सकता है। और एक रियलिटी ये भी है, इन्फ्लुएंस आज मेंबरशिप्स से नहीं आता। द डिप्लोमैट ने बिल्कुल सही लिखा है, influence increasingly flows not from memberships but from overlapping shared priorities. इंडिया G20 प्रेसिडेंसी 2023 में होस्ट कर चुका है, SCO में है, ब्रिक्स में है, क्वाड में है। एक ऐसा देश जो इतने ओवरलैपिंग नेटवर्क्स में है, उससे फॉर्मल G7 मेंबरशिप की जरूरत भी नहीं है अपना वेट फील कराने के लिए। तो समरी क्या है? इंडिया G7 में मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया G7 के लिए इंडिस्पेंसिबल हो गया है। ये एक पैराडॉक्स है और ये पैराडॉक्स इंडिया की डिप्लोमेटिक मास्टरी का रिजल्ट है। इंडिया ने एक ऐसी पोजीशन बनाई है जहां वेस्टर्न पावर्स उससे चाहते हैं अपने साथ
क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी है, एक राइजिंग इकोनॉमी है, एक चाइना काउंटर बैलेंस है। ग्लोबल साउथ उससे अपना रिप्रेजेंटेटिव मानता है क्योंकि इंडिया उनकी आवाज उठता है। रशिया और चाइना के साथ भी इंडिया के चैनल्स ओपन हैं, क्योंकि इंडिया ने किसी के खिलाफ परमानेंट एनमिटी नहीं ली। ये तीनों साथ एक हाई टाइम पे मैनेज करना, यही इंडिया की यूएसपी है। और G7 को ये समझ आ गया है, इसीलिए बार बार इनवाइट आता है। इसीलिए मोदी वहां जाते हैं एज अ गेस्ट बट एज एन इक्वल वॉइस। दुनिया बदल रही है, पावर शिफ्ट हो रही है, पुराना वेस्टर्न ऑर्डर एडजस्ट हो रहा है, और इस एडजस्टमेंट में इंडिया एक की प्लेयर है, फॉर्मल मेंबर बेन बिना भी। शायद यही इंडिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी की जीत है। टेबल पे सीट लेना बिना मेंबर बेन। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ क्या तुम्हें लगता है इंडिया को G7 फॉर्मली ज्वाइन करना चाहिए या स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ज्यादा बेटर डील है। सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक सोचते रहो, सीखते रहो।